प्रिया को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। प्रिया चुपचाप मुस्कुराती रही। प्रिया एक अत्यंत सुंदर और युवा लड़की थी। रात के गहरे सन्नाटे में जब घड़ियां आधी रात का ऐलान कर चुकी थी, वह चुपके से अपने घर से निकली। शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई वह अपने कदमों की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही थी। आसपास की इमारतें सोने में व्यस्त थीं और सड़कों पर सिर्फ कभी कभी कोई कुत्ता भौंक उठता था। प्रिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। वह जानती थी कि यह रात उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। चलते चलते वह राजस्थान के थर रेगिस्तान के सुनसान किनारे जा पहुंची। रात का आखिरी पहर था और आकाश पर तारे झिलमिलाते हुए नजर आ रहे थे। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था, जो उसे एक अजीब सी आकर्षण का एहसास दिला रहा था। प्रिया ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक रेत के टीले फैले हुए थे, जो चांद की धीमी रोशनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे और वह धीरे धीरे नरम रेत के टीलों पर कदम रखती हुई ऊपर चढ़ने लगी। हर कदम के साथ रेत उसके पैरों तले से फिसलती थी और वह अपना संतुलन संभालने के लिए हाथों का सहारा लेती जा रही थी। उसने सोचा, ये रेगिस्तान कितना विशाल है और कितना रहस्यमय। यहाँ हर चीज एक राज छिपाए हुए है। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की एक छोटी सी चोटी पर जा पहुंची, जहां से दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी नजर आ रही थी। झोपड़ी की छत पर कुछ पुरानी चादरें लगी हुई थीं और उसके चारों ओर कुछ झाड़ियां उगी हुई थी जो हवा में झूम रही थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा और गहरा हो चुका था और वह अपने कदम सावधानी से उठा रही थी ताकि कोई पत्थर या कांटा उसे जख्मी न कर दे। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद था। लकड़ी का दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था, जिसमें से हवा की हल्की सी सरसराहट अंदर जा रही थी। प्रिया ने दरवाजे के एक छेद से अंदर झांका। अंदर एक धीमी सी रोशनी थी, शायद किसी लालटेन की, जो कमरे को अधूरा रोशन कर रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। प्रिया ने अपने पर्स से आईना निकालकर अपने बाल संवारे, अपनी साड़ी ठीक की, जैसे किसी खास मुलाकात की तैयारी कर रही हो। उसने अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और खुद को संतुष्ट कर लिया कि वह बिल्कुल तैयार है। फिर संतुष्ट होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बजाने की आवाज रेगिस्तान की खामोशी में गूंज उठी। प्रिया लगातार दरवाजा बजाती रही और साथ ही आईने में खुद को देखती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला, जिसका नाम हरि सिंह था। हरि सिंह की सफेद दाढ़ी थी और उसका शरीर समय की थकान से झुका हुआ था। जैसे ही उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, वह कुछ पलों तक उसे देखता ही रह गया, गोया किसी सपने में खो गया हो। उसकी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा एक अजीब सी खुशी से भर गया। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए। हरि सिंह की आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने खानदान के साथ राजस्थान की सैर के लिए आई थी, मगर वे मुझे यहाँ भूल गए। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? हरि सिंह एक पल के लिए खामोश रहा। उसकी नजर प्रिया के चेहरे पर टिकी रही। फिर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह प्रिया के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए। प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हैं बाबा? हरि सिंह उसके पीछे खड़ा हुआ तो प्रिया ने पलट कर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहाँ रहना है? ये सुनकर हरि सिंह जैसे दीवाना हो गया। उसने जोश में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। प्रिया चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और हरि सिंह उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाता हुआ बोला, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। प्रिया जरा चौंकी मगर कुछ न बोली। हरि सिंह बोला, इसलिए कुंडी लगाई है। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। एक कमरे में एक पुराना बिस्तर था और दूसरे में कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी। दीवारें मिट्टी की बनी थी
और छत से कुछ जाले लटक रहे थे। प्रिया एक कमरे से दूसरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? हरि सिंह हंसते हुए बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। प्रिया ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में आप सो जाई और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। हरि सिंह कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में प्रिया ही थी। वह सोच रहा था कि कैसे यह सुंदर लड़की अचानक यहाँ आ गई। प्रिया भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसने अपने मंसूबे को जहन में दोहराया और अपने पर्स में रखी चीज को छू कर संतुष्ट हुई। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबराकर उठ बैठी और तेजी से हरि सिंह के कमरे में जा पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। हरि सिंह हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? प्रिया ने कहा, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हरि सिंह के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। प्रिया की आंखों में देखकर वह मुस्कुराया, लेकिन बोला, यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोगी? प्रिया ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। हरि सिंह फौरन उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। प्रिया ने हरि सिंह का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेत की चट्टान तक जा पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। प्रिया चट्टान के किनारे पर खड़ी मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं आपको खूबसूरत लग रही हूं ना? बताइए कैसी लग रही हूं? हरि सिंह उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वह जोश में आगे बढ़ा, प्रिया को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। प्रिया चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो हरि सिंह अचानक रुक गया। उसने प्रिया को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले यह बताओ, तुम हो कौन? इतने अचानक यहाँ कैसे आ गई? प्रिया ने नरमी से कहा, मैंने तो बताया था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए, आप क्यों शक कर रहे हैं? हरि सिंह ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई। प्रिया मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। हरि सिंह हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आकाश काला अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते हरि सिंह की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जोश से बोला, हाओ प्रिया, इस गुफा के अंदर चलते हैं। प्रिया जरा हिचकिचाई, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। हरि सिंह हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास जा पहुंचे। हरि सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। प्रिया ने इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रख दिया। हरि सिंह उसके पीछे चल पड़ा। गुफा लंबी और तंग थी, दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। प्रिया एहतियात से आगे बढ़ रही थी और हरि सिंह बिल्कुल उसके पीछे था। गुफा के अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि प्रिया को अपने कदमों की जगह भी नजर नहीं आ रही थी। वह दीवारों को छूकर आगे बढ़ रही थी और हरि सिंह उसके बिल्कुल पीछे था। उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। गुफा की दीवारें गीली थीं और पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो उनके कपड़ों को गीला कर रही थीं। प्रिया ने सोचा, ये जगह कितनी रहस्यमय है, लेकिन मुझे अपने मंसूबे पर कायम रहना है। थोड़ी दूर जाकर हरि सिंह एक जगह रुक गया, जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। प्रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वो पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। हरि सिंह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस थी, जो प्रिया ने नोटिस कर ली। प्रिया ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही।
हरी सिंह मुस्कुराया। अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर झोपड़ी की तरफ लौटने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रिया रुक गई और अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। हरी सिंह पास आया और बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वो उसकी साड़ी झाड़ने लगा। प्रिया हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप यहीं रहे, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। हरी सिंह उसे देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कमरे में पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं, कुछ टूटी हुई कुर्सियां, एक पुरानी अलमारी और कोने में कुछ जूते। प्रिया ने अपने पर्स से एक छोटा सा कैमरा निकाला और उसे दीवार के एक छेद में छिपा दिया, जो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। कुछ पल बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई और हरी सिंह के सामने खड़ी हो गई। हरी सिंह बोला, हाँ, क्या निकला? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, ये साड़ी तंग कर रही थी। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी या सूट हो तो दे दें, मैं पहन लूं। ये सुनकर हरी सिंह चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? प्रिया ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुरानी साड़ी पड़ी हो। हरी सिंह सोच में पड़ गया। फिर झोपड़ी के कोने में गया, एक अलमारी खोली और वहां से नीले रंग की एक पुरानी साड़ी निकालकर उसके हाथ में दे दी। यह लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने यह भी छोड़ दी हो। प्रिया ने साड़ी देखी तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहनकर आती हूँ। वह दूसरे कमरे में चली गई। हरी सिंह वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। वह अपने मादी को याद करने लगा, जब उसने इसी तरह की कई लड़कियों को यहाँ लाए थे। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और ये मौका उसे एक नई जिंदगी की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद प्रिया नीली साड़ी पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सचमुच चांद जैसी लग रही थी। हरी सिंह उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस साड़ी में तो तुम बिल्कुल चांदनी की तरह लग रही हो। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हरी सिंह खुश होकर बोला, चलो अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। प्रिया ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हरी सिंह उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी और सब्जी निकालकर उसके हाथ में दे दी। प्रिया मुस्कुराती हुई खाना खाने लगी, जबकि हरी सिंह उसे खामोशी से देखता रहा। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? हरी सिंह धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। प्रिया ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा? हरी सिंह जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। प्रिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों की जूतियां रखी देखकर ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूती उठाई और बोली, यह यहाँ क्या कर रही है? हरी सिंह घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। प्रिया मुस्कुराई, ठीक है। वह जूती रखकर दूसरे कमरे में चली गई और हरी सिंह उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। प्रिया को महसूस हुआ कि वह अब बहुत करीब खड़ा है। हरी सिंह धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले यह पी लो, इससे आपको सुकून मिलेगा। हरी सिंह, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे शीशी पी गया। कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। प्रिया मुस्कुराकर बोली, झूठ बोलते हो, आपने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी होंगी। हरी सिंह नशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। प्रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब हरी सिंह की आवाज टूटने लगी थी।
उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। तभी प्रिया दीवार की तरफ गई और वहां से वह चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था जिसमें इस शख्स के सारे करतूत रिकॉर्ड हो चुके थे। प्रिया ने कैमरे को देखा और संतुष्ट हुई कि सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। उसकी उंगलियां कैमरे पर मजबूती से जमी हुई थीं, जैसे यह उसकी कामयाबी की आखिरी उम्मीद हो। हरी सिंह अब पूरी तरह नशे के असर में था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। उसका चेहरा अब बूढ़े की बजाय एक वहशी की तरह लग रहा था, जो अपने शिकार को खोने के गम में डूबा हुआ था। प्रिया के जहन में एक तूफान उठ रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे यह बूढ़ा, जो बाहर से कमजोर और मजलूम लगता था, अंदर से एक इफरीत था। उसकी अपनी जिंदगी के जख्म ताजा हो गए थे। बचपन में जब उसकी बहन एक ऐसी ही रात में गुम हो गई थी, तो प्रिया ने कसम खाई थी कि वह ऐसे दरिंदों को नहीं बख्शेगी। अब यहाँ खड़ी वह अपने आप से लड़ रही थी। क्या यह इंतजाम है या इंसाफ? उसका दिल कह रहा था कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हरी सिंह की सांसें भारी हो रही थीं। उसके जहन में माजी की यादें घूम रही थीं। वह एक वक्त में एक आम किसान था, लेकिन तन्हाई ने उसे बदल कर दिया था। रेगिस्तान की खामोशियों में जब रातें लंबी होती थीं, तो वह अपने अंदर की हवस को दबाने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। पहली लड़की जो यहाँ आई थी, वह एक मुसाफिर थी जो रास्ता भटक गई थी। हरी सिंह ने उसे पनाह दी, लेकिन फिर उसकी कमजोरी गालिब आ गई। एक के बाद एक वह लड़कियां को उसकी झोपड़ी में आती रही और वह उन्हें अपनी तन्हाई का शिकार बनाता रहा। अब नशे में वह उन यादों में खो गया था। तुम सब एक जैसी हो, वह बड़बड़ाया। प्यारी, मासूम, लेकिन आखिर में सब चली जाती हो। उसकी आवाज में एक दर्द था जो उसकी बुराई को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्यों दुनिया ने उसे तन्हा छोड़ दिया, क्यों उसकी बीवी उसे छोड़ गई और क्यों रेगिस्तान उसका इकलौता साथी बन गया। ये तन्हाई उसे इफरीत बना चुकी थी और अब वह इस इफरीत को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। प्रिया ने हरी सिंह के करीब आई और धीरे से बोली, बाबा, तुमने कितनी लड़कियों को यहाँ लाए हो? सच बताओ। उसकी आवाज में एक कंपन था जो उसकी अंदरूनी जद्दोजहद को जाहिर कर रहा था। वह जानती थी कि यह लम्हा नाजुक है, एक गलत कदम और सब बर्बाद हो सकता है। हरी सिंह नशे में बड़बड़ाया, बहुत सी वह सब खूबसूरत थी, लेकिन तुम जैसी नहीं। मैंने उन्हें यहाँ। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी, लेकिन प्रिया ने उसे मजीद दबाव डाला। क्या किया तुमने उनके साथ? बताओ हरी सिंह, तुम्हारी रूह अब भी बच सकती है अगर तुम इकरार करो। हरी सिंह ने आंखें खोलने की कोशिश की और बोला, वह चली गई, मगर तुम रहोगी ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसकी आंखों में एक पागलपन था जो प्रिया को खौफजदा कर रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे यह आदमी अपने जुर्म को मोहब्बत का नाम दे रहा है। उसकी अपनी नफ्सियात अब इम्तिहान में थी। वह एक पुलिस अफसर थी, लेकिन एक औरत भी, जो उन लड़कियों की दर्द को महसूस कर रही थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलकर रेगिस्तान की तरफ देखा। बाहर अब भी खामोशी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी टीम करीब ही है। रेगिस्तान की हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और वह सोच रही थी कि कैसे यह रेत के टीले कई राज छिपाए हुए हैं। वह वापस कमरे में आई और हरी सिंह को देखा, जो अब फर्श पर गिरने वाला था। उसने उसे संभाला और बोली, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, ताजा हवा लो। हरी सिंह लड़खड़ाता हुआ उठा और उसके साथ बाहर निकल आया। रेगिस्तान की ठंडी हवा ने उसे कुछ होश में लाया, लेकिन नशा अब भी गालिब था। वह बोला, तुम क्यों इतनी अच्छी हो? मुझे क्यों नहीं छोड़ रही? प्रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। मैं अच्छी हूं, लेकिन तुम नहीं। अब सच बताओ, उन जूतियों का क्या राज है? वह किसकी है? हरी सिंह हंसा और बोला, वह यादगारियां हैं उन लड़कियों की जो यहाँ आईं। पहली लड़की का नाम सीता था, वह बहुत रोई थी। दूसरी ने मुजाहमत की, लेकिन मैंने। उसका इकरार सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। वह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक अफसर की हैसियत से
उसे ठंडे दिमाग से काम लेना था, लेकिन अंदर से वह चीख रही थी, कैसे यह आदमी इतनी आसानी से अपने जुर्म को बयान कर रहा है, जैसे यह कोई कहानी हो। यह सुनकर प्रिया का दिल दुख से भर गया, लेकिन वह अपने जज्बात पर काबू रखे हुए थी। वह हरि सिंह को लेकर वापस झोंपड़ी में आई और उसे बिस्तर पर बिठाया। हरि सिंह पूरी तरह बेकाबू था। वह प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। उसकी उंगलियां प्रिया के बाजू को छूने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में एक हैवानी चमक थी। प्रिया ने पीछे हटते हुए कहा, रुको, मुझे छुओ मत, तुम अब खत्म हो चुके हो। लेकिन हरि सिंह न रुका। वह उठने की कोशिश कर रहा था, उसका जिस्म कांप रहा था और वह चीख रहा था, तुम मेरी हो, तुम सब मेरी हो। यह लम्हा प्रिया के लिए ड्रामाई था। वह अपने खौफ को महसूस कर रही थी, लेकिन आज़्म उसे मजबूत रखे हुए था। तब प्रिया ने अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज झोंपड़ी में गूंज उठी और हरि सिंह पीछे गिर गया। प्रिया की ऊंची आवाज में बोली, मैं राजस्थान पुलिस की एक अफसर हूं। ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ घिनौना खेल खेलते हो, इसलिए मैंने यह सारा मंसूबा बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जबान से कबूल करो और कोई इनकार न कर सको। यह सुनकर हरि सिंह के भेस में छिपा वह दरिंदा सन्न होकर रह गया। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशा और सदमा उसे बेबस कर चुका था। उसका जहन अब उलझ गया था। वह सोच रहा था कि कैसे यह सब एक जाल था। उसकी तन्हाई की दीवारें टूट रही थीं और वह अपने आप से नफरत कर रहा था। प्रिया ने अपने पर्स से एक वॉकी टॉकी निकाला और बोली, टीम, अब आ जाओ, मिशन कामयाब। कुछ ही लम्हों में झोंपड़ी के बाहर से पुलिस कमांडोज की आवाजें सुनाई दी। वे अंदर दाखिल हुए। उनकी बूटों की आवाज रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ रही थी। कमांडोज ने हरि सिंह को जमीन से घसीटते हुए बाहर ले गए। हरि सिंह चीख रहा था, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन पुलिस ने उसे गाड़ी में डाल दिया। प्रिया ने कैमरा निकाला और चेक किया कि तमाम सबूत महफूज हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। एक और दरिंदा पकड़ा गया था। बाहर रेगिस्तान में अब रोशनी फैलने लगी थी। सुबह की पहली किरणें आकाश को रंगीन कर रही थीं। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपनी टीम को देखा। अच्छा काम किया तुम लोगों ने, उसने कहा। टीम लीडर ने जवाब दिया, यह आपकी हिम्मत है मैडम, अब ये दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचेगा। वे सब गाड़ियों में बैठे और शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में प्रिया अपने मांझी को याद करने लगी। वह एक आम लड़की थी, लेकिन एक दोस्त की गुमशुदगी ने उसे पुलिस में शामिल होने पर मजबूर किया। अब वह ऐसी कई केसेस हल कर चुकी थी, लेकिन हर केस उसे अंदर से तोड़ देता था। शहर पहुंचकर हरि सिंह को थाने में बंद कर दिया गया। प्रिया ने रिपोर्ट तैयार की और वीडियो को प्रूफ के तौर पर महफूज किया। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, रेगिस्तान में छिपे दरिंदे को पुलिस ने पकड़ लिया। लोगों ने प्रिया की तारीफ की और उसे एक हीरो की तरह देखा। लेकिन प्रिया जानती थी कि अभी बहुत काम बाकी है। कुछ दिनों बाद हरि सिंह को अदालत में पेश किया गया। वीडियो और दीगर सबूतों के सामने उसके झूठ न चल सके। वह शर्मिंदा होकर खड़ा रहा और अदालत ने उसे सख्त सजा सुना दी। अदालत का कमरा भरा हुआ था। हवा में तनाव की लहरें दौड़ रही थीं। जज की कुर्सी पर बैठा जज सबूतों को गौर से देख रहा था। उसका चेहरा संजीदगी से भरा हुआ था। हरि सिंह जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वह अपने आप से लड़ रहा था। अंदर से एक आवाज कह रही थी कि यह सब एक ख्वाब है, लेकिन जंजीरों की खनक उसे हकीकत की याद दिला रही थी। उसकी नफ्सियात अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोच रहा था कि कैसे उसकी तन्हाई ने उसे यहां तक पहुंचाया। माजी में जब वह जवान था तो जिंदगी ने उसे धोखा दिया था। उसकी बीवी की मौत ने उसे तोड़ दिया और रेगिस्तान ने उसे निगल लिया। अब अदालत में वह अपने जुर्म को कबूल करने से इनकार कर रहा था, लेकिन अंदर से वह पछता रहा था। क्यों मैंने यह किया? वह खुद से पूछ रहा था। क्या तन्हाई इतनी खतरनाक होती है? प्रिया गवाहों की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में इत्मीनान था,
लेकिन दिल में एक तूफान था। वह सोच रही थी कि यह केस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक औरत की हैसियत से वह उन लड़कियों की दर्द को महसूस कर रही थी जिन्हें हरि सिंह ने शिकार बनाया। उसकी अपनी बहन की याद उसे सताती थी जो कभी वापस नहीं आई। प्रिया ने कसम खाई थी कि वह इंसाफ की जंग लड़ेगी, लेकिन हर केस उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। अब यहां बैठी वह अपने खौफ से लड़ रही थी। क्या यह सजा काफी होगी? क्या हरि सिंह जैसे लोग कभी बदलेंगे? प्रोसिक्यूटर ने वीडियो चलाई जिसमें हरि सिंह के इकरारात वाज़ेह थे। कमरे में सन्नाटा छा गया और लोग हरि सिंह की तरफ नफरत भरी नजरों से देखने लगे। वीडियो में हरि सिंह की आवाज गूंजी, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी। यह सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं। वह सोच रही थी कि कैसे यह आदमी अपने जुर्म को हल्का बना रहा है। हरि सिंह का वकील कुछ दलीलें देने की कोशिश कर रहा था। मेरे मुवक्किल की नफ्सियाती हालत खराब है, वकील ने कहा। वह तन्हाई का शिकार है और यह जुर्म गैर इरादी है। लेकिन जज ने उसे रोक दिया। सबूत वाज़ेह हैं, जज ने कहा। हरि सिंह ने अचानक चीख कर कहा, मैं बेगुनाह हूं, यह सब जाल है। उसकी आवाज में एक पागलपन था जो कमरे को लड़जा रहा था। वह जंजीरों को झंझोड़ रहा था, जैसे फरार होने की कोशिश कर रहा हो। प्रिया ने उसे देखा और सोचा, यह इनकार उसकी कमजोरी है। वह जानता है कि खत्म हो चुका है। अदालत में गवाहों को बुलाया गया। एक लड़की जिसे हरि सिंह ने पहले शिकार बनाने की कोशिश की थी, वह रोती हुई बोली, इसने मुझे रेगिस्तान में फंसाया, लेकिन मैं भाग गई। उसकी कहानी सुनकर कमरा जज्बात से भर गया। प्रिया की बारी आई। वह खड़ी हुई और बोली, मैंने यह मिशन शुरू किया क्योंकि मासूम लड़कियों की चीखें मुझे सोने नहीं देती। हरि सिंह ने कई जिंदगियां तबाह की और अब इंसाफ का वक्त है। जज ने फैसला सुनाया। मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कमरे में तालियां गूंजी और प्रिया ने एक मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलते हुए सोचा, सच्चाई की जीत हुई। लेकिन उसकी नफ्सियात अब भी उलझी हुई थी। यह जीत उसे सुकून देगी या मजीद केसेस की तरफ धकेलेगी? कुछ माह बाद प्रिया एक नई मिशन पर थी, लेकिन यह केस उसके लिए एक सबक था। उसने अपनी हिम्मत और जहानत से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितना ही नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है। प्रिया अब एक मशहूर अफसर थी और रेगिस्तान की वह रात उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। वह जानती थी कि ऐसे दरिंदे अब भी छिपे हुए हैं, लेकिन वह उन्हें ढूंढ निकालेगी। इस केस ने राजस्थान में एक तहरीक शुरू की, जहां खवातीन की हिफाजत के लिए नई पॉलिसियां बनी। प्रिया ने एक सेमिनार में बोली, हम सबको मिलकर बुराई से लड़ना है। लोगों ने उसे दाद दी। हरि सिंह जेल में अपने आमाल पर पछता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। प्रिया की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, नई चैलेंजेस की तरफ। रेगिस्तान की रातें अब भी खामोश थीं, लेकिन अब उनमें एक उम्मीद की किरण थी। प्रिया ने एक दिन रेगिस्तान वापस जाकर देखा, झोंपड़ी खाली थी और वह सोच रही थी कि कैसे एक रात ने सब बदल दिया। उसकी नफ्सियात अब मजबूत थी, क्योंकि वह जानती थी कि इंसाफ की जंग जारी रहेगी। हरि सिंह जेल की सलाखों के पीछे अपनी तन्हाई से लड़ रहा था और अब यह तन्हाई उसे खा रही थी। वह रातों को चीखता, मुझे माफ कर दो, लेकिन कोई सुनने वाला न था। प्रिया ने एक नई लड़की को बचाया और सोचा कि यह सिलसिला जारी रहेगा। बुराई की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन हिम्मत से उन्हें उखाड़ा जा सकता है। चंद माह गुजर गए। राजस्थान का था रेगिस्तान अब भी अपनी सनसान खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन अब उसकी रेट में एक नई कहानी अकीजी जा चुकी थी। परिया, जो अब राजस्थान पुलिस की एक मशहूर अफसर थी, एक दिन वापस उसी झोपड़ी की तरफ लौट आई। सूरज ढल रहा था, आसमान को सुनहरे और लाल रंगों से रंग रहा था। झोपड़ी अब खाली थी, उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से जाले लटक रहे थे। प्रिया ने दरवाजे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उस रात की यादें ताजा हो गईं। हरि सिंह की चीखें, उसका इकरार और न्याय की जीत। वह बाहर निकल आई और रेत के एक टीले पर बैठ गई। हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। उसके दिल में सुकून था, लेकिन एक खालीपन भी।
क्या ये काफी है? वह खुद से पूछ रही थी। हरि सिंह को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। जेल की सलाखों के पीछे वह अब तन्हाई से लड़ रहा था, रातों को चीखता, माफ कर दो। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। उस केस ने राजस्थान में एक इनकलाब ला दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई नीतियां बनी। गांव-गांव में सेमिनार हुए और लड़कियां अब आत्मरक्षा सीख रही थीं। प्रिया को रेगिस्तान की शेरनी कहा जाने लगा। एक दिन प्रिया को एक खत मिला। ये एक लड़की का था जो कभी हरि सिंह का शिकार बनने वाली थी। आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, उसने लिखा। अब मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहती हूं। प्रिया की आंखें भर आईं। वह उठी और अपनी टीम को इकट्ठा किया। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। हम एक स्कूल बनाएंगे जहां लड़कियां मजबूत बनेंगी। सबने तालियां बजाईं। सूरज ढल चुका था, सितारे चमकने लगे। प्रिया रेगिस्तान में खड़ी थी, आसमान की ओर देख रही थी। उसकी बहन की याद अब दर्द नहीं, ताकत बन चुकी थी। तुम लौट आई हो, वह मुस्कुराकर बोली। अब रेगिस्तान की रातें डर की नहीं, उम्मीद की गवाह थीं। प्रिया ने एक नई लड़की को बचाया और ये सिलसिला जारी रहा। बुराई की जड़ें गहरी थीं, लेकिन हिम्मत से उखाड़ी जा सकती थी। प्रिया घर लौटी। उसकी मां ने गले लगाया। बेटी, तुमने हम सबको गर्व महसूस कराया। रात को प्रिया ने डायरी खोली और लिखा, न्याय एक जंग है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर जीत एक नई सुबह लाती है। अगली सुबह वह नए मिशन पर निकल पड़ी। रेगिस्तान अब उसका घर था, जहां हर रेत का झर्रा उसकी बहादुरी की कहानी कहता था। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, उम्मीद की किरणों के साथ। प्रिया जानती थी कि जब तक एक भी दरिंदा जिंदा है, वह लड़ेगी और ये लड़ाई हमेशा जीतेगी, क्योंकि सच्चाई और नेकी का कोई विकल्प नहीं।